हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी केविन क्लासेस फॉर विक्ट्री पर। स्टूडेंट्स पर आपको डेली जीके की क्यूज़ मिलती हैं, जीके के क्वेश्चंस मिलते हैं आपको डेली, और डेली हम 15 क्वेश्चन लाते हैं आपके लिए स्टूडेंट्स। तो आप ज़रूर चैनल से जुड़ें और जिससे कि आप डेली अपने कंपटीशन एग्जाम के लिए 15 क्वेश्चन को रेडी करें। और आपने यदि हमारे पीछे की क्लास नहीं देखी उनको भी जाकर विजिट करें और देखें, उसमें भी आपको कंटेंट मिलता है। और स्टूडेंट्स, यदि आप इन सभी क्वेश्चन को लिखा हुआ पाना चाहते हैं, इसी तरह से नोट वाइज चाहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। स्टूडेंट्स, बिना किसी टाइम गवाए अपने 15 क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, अपना क्लास का पहला क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा के समांतर कौन सी रेखा है। यदि आपने हमारी पिछली क्लासों को देखा होगा तो आपको पता चल गया होगा कि भूमध्य रेखा क्या है। तो स्टूडेंट्स, ये इस तरह से हमारी पृथ्वी होती है और इसके बीच में एक जो रेखा होती है उसको भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, 0 डिग्री अक्षांश, अनेकों नामों से जाना जाता है। तो स्टूडेंट्स, जो इस तरह से जो पृथ्वी पर जो काल्पनिक रेखाओं को इमेजिन किया गया है, माना गया है, उन सभी रेखाओं को अक्षांश कहते हैं। और इस तरह से जो रेखाओं को खींचा गया है या माना गया है, उन सभी रेखाओं को देशांतर कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप सभी समझ रहे होंगे भूमध्य रेखा किस तरह से खींची हुई है। भूमध्य रेखा जो है वो हमारी स्टूडेंट्स इस तरह से खींची हुई है। ये भूमध्य रेखा है बीच में। तो भूमध्य रेखा किसके समांतर है? क्या देशांतर रेखा के समांतर है? गलत, क्योंकि देशांतर रेखाएं ऊपर से नीचे की ओर खींचती हैं इस तरह से। तो ये पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा है ग्रीनविच रेखा। तो ग्रीनविच रेखा जो है स्टूडेंट वो 0 डिग्री अक्षांश देशांतर है, तो वो भी इसी तरह से होती है ग्रीनविच रेखा की 0 डिग्री अक्षांश से। ठीक है, वो यहाँ से ऊपर से माना जाता है, जबकि हमारा भूमध्य रेखा का माना जाता है इधर से। तो हमारा ये भी गलत हो गया, दूसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन स्टूडेंट्स हमारा था, जो कि इस समय पर शो नहीं हो रहा, तीसरा ऑप्शन था हमारा 180 डिग्री अक्षांश। तो 180 डिग्री देशांतर था वो। तो 180 डिग्री देशांतर जो है वो भी हमारा इस तरह से होता है, पीछे की तरफ से खींचा हुआ, जिसको हम मानते हैं अंतर्राष्ट्रीय दिनांक तिथि। ठीक, जिस पर हम अंतर्राष्ट्रीय दिनांक तिथि को मानते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, की भूमध्य रेखा अक्षांश रेखा के समांतर होती है। ठीक, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ रहा होगा, अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहे हैं हम अपनी क्लास में। और यदि तक आपने अपनी क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब और बेल का आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि हमारी लेटेस्ट वीडियो जैसे ही हम वीडियो डालेंगे तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। और स्टूडेंट्स, हम अपनी क्लास को प्रत्येक दिन 12 बजे दोपहर को डालते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 है, श्रीलंका की राजधानी क्या है। यदि आपको क्वेश्चंस का पता हो तो सभी को कमेंट करके डालना। तो स्टूडेंट्स, हमारे पहला इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 कोलंबो। तो श्रीलंका की राजधानी क्या है स्टूडेंट्स? श्रीलंका की राजधानी है कोलंबो। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है। आपके सामने 4 ऑप्शन है स्टूडेंट्स, आप कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हैं जो आपकी इच्छा हो। बाद बाकी मैं राइट आंसर तो आपको बताने ही वाला हूँ। तो स्टूडेंट्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रशांत महासागर विश्व का सबसे गहरा महासागर है। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4, संसार में जो है जितने भी देश हैं उन देशों की गणना की गई है कि सबसे छोटा देश कौन सा है। तो सबसे छोटा आपको यहाँ पर मेंशन की है ये जनसंख्या। तो हमें जनसंख्या में बताना है कि किस देश की सबसे कम जनसंख्या है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, नोरू, पाउल, वेटिकन सिटी और मोनाको। स्टूडेंट्स, का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वेटिकन सिटी हमारा जो जनसंख्या की दृष्टि में सबसे छोटा देश है। स्टूडेंट्स, यदि आपको कोई भी प्रकार का डाउट हो कमेंट कर जरूर बताएं, जिससे हम आसानी से सॉल्व कर सकें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा का क्या नाम है, या ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा कौन सी होती है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, पढ़िए और आंसर दीजिए, कमेंट करिए। स्टूडेंट्स, का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलियन डॉलर इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6 पर। कलिंग युद्ध कब लड़ा गया।
स्टूडेंट्स, एक युद्ध हुआ था कलिंग का युद्ध जिसको बोलते हैं, वो कब लड़ा गया? ये प्रत्येक परीक्षाओं में ही नहीं बल्कि जिस भी परीक्षाओं में हिस्ट्री आती है लगभग पूछा जाने वाला प्रश्न है, जो कि कई बार पूछा गया है। तो ये कलिंग युद्ध कब लड़ा गया? ये 261 BC में लड़ा गया। स्टूडेंट्स, इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आपको ये कंफ्यूज कर सकता है AD, कभी यहाँ पे 261 देखें और पीछे ना देखें कि AD, यदि AD हो तो वह हमारा गलत आंसर होगा। केवल और केवल कौन सा? BC वाला सही आंसर होगा। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्लास पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7। आर्यभट्ट एवं बरहामीर किसके सामने थे या किसके समकालीन थे? आर्यभट्ट और बरहामीर कौन से वंश के समय में थे? तो उसका राइट आंसर आपके सामने मैं बताने जा रहा हूँ। इसके लिए मैं आपको 5 सेकंड का समय देता हूँ, सोचिए। तो स्टूडेंट्स का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गुप्त वंश। आर्यभट्ट और बरहामीर गुप्त वंश के शासक सामने थे, तो इसका राइट आंसर है गुप्त वंश। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8। गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? गुप्त जो राजवंश था वो किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध था? 4 ऑप्शन आपके सामने है, सोचिए, विचारिए, कमेंट कीजिए। स्टूडेंट, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कला एवं स्थापत्य के लिए गुप्त राजवंश प्रसिद्ध था। ठीक है, आप सभी इन क्वेश्चन को अपनी कॉपी में लिखिए और उनका आंसर देखिए, और यदि आप इनको लिखना नहीं चाहते हैं तो उसकी भी समाधान हमने कर दिया। हमारे टेलीग्राम चैनल को जाकर ज्वाइन करें, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आपको ये सभी क्वेश्चन लिखे हुए मिलेंगे। गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? गुप्त वंश, आज स्टूडेंट्स हम गुप्त वंश का वर्णन कर रहे हैं। गुप्त वंश की स्थापना किसने की? आपके सामने 4 ऑप्शन है, सोचिए, उसके बाद में मैं आपको आंसर बताऊंगा। तो स्टूडेंट्स का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की थी। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 इज राइट आंसर क्वेश्चन है हमारा 10। स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, फाहियान चीनी यात्री था जो किसके शासनकाल में भारत आया? 4 ऑप्शन आपके सामने। नंबर ए समुद्रगुप्त, नंबर 2 चंद्रगुप्त द्वितीय, नंबर 3 चंद्रगुप्त फर्स्ट, नंबर डी हर्षवर्धन। बताइएगा, आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय का दूसरा नाम अभी मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूँ। चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम है दूसरा विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त का दूसरा नाम है। ठीक है, थोड़ा प्रॉब्लम होगी ज़रा लिखने में, कोई नहीं, आप समझ सकते हैं। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। 11 क्वेश्चन है हमारा, राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है, उसका हमें बताना है। तो स्टूडेंट सोचिए, आपके सामने ऑप्शन है, कमेंट जरूर करें। तो राष्ट्रपति 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है। ठीक है, राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं 12 पर। यदि राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो जाए तो राष्ट्रपति का पद कौन संभालता है? यदि मान लीजिए राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं है और उपराष्ट्रपति है, तो उपराष्ट्रपति कुछ दिन के लिए राष्ट्रपति का पद संभालता है, लेकिन यदि दोनों ही नहीं है तो इन दोनों, तो राष्ट्रपति का पद कौन संभालेगा? तो वो संभालेगा मुख्य न्यायाधीश। कौन? मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है, चलता है, ये चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में मुख्य न्यायाधीश जिसका भी जिक्र चल रहा था, इसकी नियुक्ति कौन करता है? मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो वह है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। भारत का इंडियन राष्ट्रपति, इंडियन प्रेसिडेंट जो होता है, वो भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। क्वेश्चन नंबर 14। स्टूडेंट्स, आपको मैं 15 क्वेश्चन होमवर्क में दूंगा। ठीक है, उसको आप कमेंट कर कल बताना। उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। अब आइए देखते हैं। संसद के दोनों सदनों द्वारा चुना जाता है, ये बात सही है। उपराष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा चुना जाता है, ये बिल्कुल बात सही है हमारी। ऑप्शन नंबर 2 को देखते हैं।
5 वर्ष के लिए चुना जाता है। ये भी बात बिल्कुल सही है कि उपराष्ट्रपति केवल और केवल 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है कम से कम 35 वर्ष की आयु हो। ये बात भी सही है कि 35 वर्ष की आयु होगी तभी ही वह सिलेक्टेड होगा। ये कैब वाला तो है उसका। तो स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी आप देख रहे होंगे कि हमने क्वेश्चन नंबर सी में देखा कि 35 वर्ष होनी चाहिए, ये बात सही है, लेकिन इसमें दिया 30 वर्ष। तो हमारा गलत राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कि ये वाला कथन इसका सही नहीं है। चलिए आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो यदि हम किसी राज्य में राष्ट्रपति का शासन लागू करना चाहते हैं, ठीक है, राष्ट्रपति का शासन यदि हम लागू करना चाहते हैं तो कौन सी धारा के अनुसार करेंगे या कौन से अनुच्छेद के अनुसार करेंगे, तो वो आपको बताना है। आपके सामने 4 क्वेश्चन का ऑप्शन है, तो ये आपसे मैं पूछूंगा टुमारो आपसे इसका आंसर चाहिए मुझको, आप कमेंट में बताना। कल को मैं आकर इसका राइट आंसर बता दूँगा। ठीक है, ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, आपसे हाथ जोड़कर मेरी विनती है। ठीक है, टेक केयर, थैंक यू।